Hello and good evening to all of you. Today we are going to discuss about the lecture number थर्ड और फोर्थ लेक्चर। और आज हम डिस्कस करेंगे सी सेट का अगला जो सेट है पैसेज नंबर 2। इससे पहले हमने कवर कर दिया है, तो डायरेक्टली हम टॉपिक पे जाते हैं। कॉरपोरेट गवर्नेंस, ये पैसेज पढ़ना आपने। पैसेज पढ़ के और रिप्लाई तो आज लाइव नहीं है, तो आपने प्रैक्टिस करनी है खुद ही। 2 बार इसको पैसेज को पढ़ना है, ऑथर का व्यू लेना है और रिप्लाई करना है। ठीक है। और आज पीडीएफ दूसरी वाली भी अपलोड हो जाएगी, इसके बाद वाली। आज इस पीडीएफ का ये लास्ट लेक्चर है, फिर नेक्स्ट पीडीएफ लेक्चर नंबर 5 से, जैसे लेक्चर नंबर 4 ना, लेक्चर नंबर 5 से पीडीएफ जो सेकंड वाली अपलोड होगी उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। अभी इसमें जितने भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, जितने कवर हो सकते हैं उतने कवर करेंगे। बाकी रेस्ट आपने प्रैक्टिस करनी है, और अगर कोई प्रैक्टिस करके कोई सॉल्व नहीं होते हैं क्वेश्चन, देन वेट करना है आपने टिल द लास्ट लेक्चर। जितना अभी तक कराया है वो आपने रिवाइज करना है। लेकिन अगर कोई नहीं होता तो लास्ट लेक्चर तक वेट इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप फैमिलियर हो जाओगे बहुत सारी टर्म्स को लेके, कैसे पैसेज में से क्वेश्चन निकालने हैं वो आप फैमिलियर हो जाओगे जैसे जैसे आगे लेक्चर पढ़ेंगे। थीम पे स्पेसिफिक, टाइटल पे स्पेसिफिक, तो आगे लेक्चर वही हैं स्पेसिफिक थीम के, टाइटल पे बड़े ऐसे में से क्वेश्चन कैसे निकालने हैं, छोटे वाले में से कैसे निकालने हैं, तो सारी चीज़ें आप फैमिलियर हो जाओगे। तो मे बी आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, बट प्रैक्टिस करनी है आपने। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये जो 50% सिलेबस आपका सी सेट का कंप्रीहेंशन तो कवर नहीं होने वाला है। तो डेडिकेट तरीके से आप भी लगिए, हम भी रखते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन ये है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द बेसिक। अगर आप ये देखेंगे तो बेसिकली इन्होंने उठाया कहाँ से, दिस इज द GS4 एथिक्स से, वहाँ पे लिखा हुआ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो स्टार्टिंग से हमें पता चल रहा है भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात की जा रही है। ठीक है, पैसेज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल सच एज कंडक्टिंग द बिजनेस विद ऑल इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस। ठीक है, ये कीवर्ड आ गया हमारे पास। कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल सच एज कंडक्टिंग द बिजनेस with all basic integrity and fairness, being transparent with regard to all transactions, making all the necessary disclosures and decisions, complying with all the law of the land। important है law of the land, तो ये important कीवर्ड बताया इसने, law of the land, all the law of the land, accountability and responsibility towards the stakeholders and commitment to conducting the business in the ethical manner। Another point which is highlighted in the corporate governance is the need of those in control to be able to distinguish between what is personal and corporate funds while managing a company। तो important की highlight है कि भाई अभी तक इसने corporate governance में पैसेज में क्या बोला है। अगर पहले वाला पैराग्राफ पढ़ें, पहले वाले पैराग्राफ में बोला कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस वर्क करती है किसी प्रिंसिपल पे, वो प्रिंसिपल से इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस प्लस ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे, और लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करते हुए। लॉ ऑफ द लैंड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है। फिर इसने आगे जाके ये बोला कि भाई जो इसको कंट्रोल करना, एक और पॉइंट है, इसने बोला कि अनदर पॉइंट विच इज हाईलाइटेड इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक और हाईलाइटेड पॉइंट है, वो है कि भाई जो भी इसको कंट्रोल कर रहा है उसको एटलीस्ट ये नॉलेज होना चाहिए, मतलब एबल टू कंट्रोल, जो भी इसको कंट्रोल कर रहा है एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द पर्सनल क्या है और कॉर्पोरेट फंड्स क्या है, कॉर्पोरेट फंड्स। तो इंपॉर्टेंट है कि कॉर्पोरेट फंड्स और पर्सनल फंड में उसको पता हो कि कैसे कंट्रोल करना। ठीक है, नीड टू दोज कंट्रोल इज एबल टू डिस्टिंग्विश, मतलब हो गया कि इसमें फर्क उसको पता हो कि पर्सनल इनकम कौन सी है, पर्सनल फंड कौन सा है और कॉर्पोरेट फंड्स कौन सा है। कहने का मतलब हो गया कंपनी का फंड कौन सा है और तुम्हारा अपना पर्सनल पैसा जो है उसमें क्या है, वो डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। सिर्फ इतना ही बोला है, यही पढ़ के हम फर्स्ट क्वेश्चन की ट्राई करते हैं। अभी तक समझ आ गया आपको? कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कंडक्टिंग द बिजनेस, और ये हम एथिक्स में भी पढ़ते हैं GS4 में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वहाँ पे भी। तो एक तो हमने ऑल इंटीग्रिटी कीवर्ड कर दिया, फेयरनेस, ऑल ट्रांजेक्शन मेकिंग आर नेसेसरी, ऑल ऑफ द लैंड को कंप्लाई करता है,
फिर इसने बोला कि अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर होल्डर और कमिटमेंट, जो भी शेयर होल्डर हो कंपनी में, कोई भी कारपोरेट चाहे वो एमएनसी हो, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज हो या फिर और कोई कारपोरेट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो इम्पॉर्टेंट है कि भाई ये तो मोस्टली इनकी एग्जांपल नहीं लेंगे, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंपॉर्टेंट बन जाती है। हमारा जो इधर लिखा है इसमें एमएनसी का जिक्र नहीं किया तो हम जिक्र नहीं करेंगे, बट मेन कंसेप्ट जो बताया, ठीक है। तो अनदर पॉइंट ऑथर बोल रहा है कि भाई जो भी इसको कंट्रोल कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि अपना पैसा क्या है और कॉर्पोरेट का पैसा क्या है। जब भी वो कंपनी को क्या कर रहा है, कंपनी का को संभाल रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो यही देख के हम पहला पैसेज अगर करें तो क्या पॉसिबिलिटी है कि पहले ही पैराग्राफ से क्वेश्चन निकले। तो लेट अस ट्राई। इस तरह से आपने भी ट्राई करनी है, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको पीडीएफ दी गई है, पीडीएफ आप लोगों को फोटो स्टेट करनी है। जब भी आप लेक्चर में आते हैं तो आप ऑलरेडी उस क्वेश्चन को, ऑलरेडी पैसेज को पढ़ चुके हैं, ताकि ये हमारा टाइम सेव हो। मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपका 5 मिनट वेट करूँगा कि भाई पैसेज पढ़ो, तो वो क्या हो जाएगा, वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगी। फाइन, चलिए अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इसका पैसेज नंबर कौन सा है, पैसेज नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए पहला पैसेज क्या, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच आर द फॉलोइंग शुड बी द प्रैक्टिस इन द गुड गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गुड गवर्नेंस। तो इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी प्रैक्टिस जो है वो गुड शुड बी द प्रैक्टिस इन द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो पहला लिखा है कंपनी शुड ऑलवेज कंप्लाई विद लेबर एंड टैक्स लॉज ऑफ द लैंड। तो ये तो है कि ऑल लॉ ऑफ द लैंड को, वो लॉ ऑफ लैंड को क्या करता है, वो फॉलो करता है। दिस मस्ट बी करेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना ऑल लॉ ऑफ द लैंड को, वो जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस उसको बोलेंगे जो ऑल लॉ ऑफ द लैंड को मानेगा। तो ये तो उसमें लिखा है। फिर इसमें लिखा है एवरी कंपनी इन द कंट्री शुड हैव गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या गुड गवर्नेंस में क्या गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। तो ये पैसेज में कहीं लिखा था, नहीं लिखा था एवरी कंपनी इन द कंट्री शुड हैव द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव एज वन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक इंडिपेंडेंट मतलब वो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ऐसी कोई बात करी थी पैसेज में, तो पैसेज में गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव की बात नहीं करी है, तो इससे मतलब होगा इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सिर्फ इसी वर्ड पे गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव इसको हम निकाल सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव चलो छोड़िए, वो भी होगा, लेकिन गवर्नमेंट की तो बात करी नहीं ना उन्होंने, ठीक है। तो ये तो प्राइवेट भी हो सकती है, गुड गवर्नेंस इज रिलेटेड टू द प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है गुड गवर्नेंस, ठीक है। तो मेनली है कि यहाँ पे गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव की बात नहीं करी है पैसेज में, बाकी हमें कोई लेन देन नहीं, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव की बात नहीं करी है। थर्ड है द मैनेजर ऑफ द कंपनी शुड नेवर इन्वेस्ट हिज पर्सनल फंड्स इन द कंपनी। शुड नेवर एक्सट्रीम टर्म है ये, नेवर। तो गवर्नमेंट द मैनेजर ऑफ द कंपनी, जो भी मैनेजर होगा कंपनी का, उसको अपना फंड कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये तो बोला ही नहीं है, क्यों नहीं बोला, वहां पे ही बोला है कि भाई उसको कंट्रोल करना आना चाहिए कि पर्सनल इनकम कौन सी है और कंपनी की कौन सी है। वो इन्वेस्ट तो कर सकता, अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट तो कर सकता है ना, तो शुड नेवर को तो बात ही नहीं होती है उसको, इसीलिए तो लाइन लिखी गई है शुड कंट्रोल, उसको पता हो। जैसे इसमें लाइन लिखी है, अगर हम पैसेज में वापस जाएं तो पैसेज में इसी क्वेश्चन का मैं बताता हूं। देखो फर्स्टली तो ये लिखा है कि भाई गुड गवर्नेंस क्या होता है, ये पूरी लाइनें वही लिखी है इसने, इधर तक सारी वही लिखी है। फिर इसने बोला कि कंप्लाई विद ऑल लॉ ऑफ द लैंड, तो गुड गवर्नेंस कंप्लाई विद ऑल लॉ ऑफ द लैंड, तो स्टेट नंबर 1 तो करेक्ट है। फिर दूसरी जो बोल रहा है कि भाई अनदर पॉइंट विच इज हाईलाइटेड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द नीड फॉर दोज इन कंट्रोल टू बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द पर्सनल एंड कॉर्पोरेट फंड्स वाइल मैनेजिंग आ कंपनी। तो वही तुम्हारा मैनेजर अगर होगा तो वो पर्सनल फंड को, पर्सनल जो इनकम है वो कंपनी में अगर वो इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकता है, बस उसको पता हो, वो सिर्फ उसको पता हो भाई कि ये मेरी पर्सनल इनकम है, कॉर्पोरेट फंड्स है, ये ना कॉर्पोरेट फंड्स का पैसा उठा के और उड़ा दें, ठीक है, कंपनी का पैसा उठा के उड़ा दें। पर्सनल और कंपनी का पैसा पता हो, फॉर एग्जांपल टारगेट जेके एग्जाम्स, ठीक है, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन,
अब मेरी इनकम कोई होगी, अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूँ इसमें, तो मेरे को पता होना चाहिए कि भाई मेरी पर्सनल इनकम कितनी है और कंपनी की कितनी है, ठीक है, या फिर क्लास प्लस ले लो, ठीक है, कोई और कंपनी ले लो। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हमारी पर्सनल इनकम कौन सी है, क्या मैं अपनी पर्सनल इनकम इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो यस मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, बट ये है कि मैं उसके पैसे, कंपनी के पैसे, फंड जो है उसको ऐसे उड़ा सकते तो नहीं, ठीक है। तो यही है कि भाई दोस्त हु आर इन द कंट्रोल पोजीशन, उनको पता होना चाहिए कि कहाँ क्या होना चाहिए। तो इन्वेस्ट तो कर सकते हैं हम, बट यही पैसेज में लिखने की बात करी है, फाइन, पैसेज में यही लिखने की बोलने की बात करी है कि भाई क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा भाई कंपनी, ला तो है ही, दूसरा है गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव की बात नहीं करी, ये भी कट गया, शुड नेवर इज एक्सट्रीम टर्म, और इन्वेस्ट इन पर्सनल फंड्स तो कंपनी नहीं कर सकता, वो कर सकता है वो, इसका मतलब हो गया वन, ये और ये ए इज द राइट आंसर, सिस का ए। चलिए सातवां, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच आर द फॉलोइंग इज द मेजर बेनिफिट ऑफ द गुड गवर्नेंस, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मेजर बेनिफिट क्या है, तो ये बताना है मेजर बेनिफिट क्या है। एक मिनट देखता हूँ मैं रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा, ये नो रिकॉर्ड इन योर, यस रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए तो कंपनी इट इज़ अ वेरी सिंपल, ये दोनों सिंपल थे, ठीक है। और गुड गवर्नेंस, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस लीड टू इंक्रीज इन द शेयर प्राइस इन द कंपनी, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंक्रीज लीड्स टू इंक्रीज शेयर प्राइस इन द कंपनी, ऐसा है। इसका मतलब हो गया हमें सेकंड वाला पैसेज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने सेकंड पैसेज नहीं पढ़ा, पैसेज का सेकंड पैराग्राफ नहीं पढ़ा। चलिए पैराग्राफ सेकंड पढ़ते हैं। फंडामेंटली देयर इज अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट इज एसोसिएटेड विद द कंपनी, फंडामेंटली देयर इज अ, देखो मैंने क्या सीखा आपने कि पैराग्राफ 1 से एक क्वेश्चन निकल रहा है, पैराग्राफ दूसरे से दूसरा क्वेश्चन निकल रहा है, यही तो सीख रहा है ना। ये अब एग्जाम में डायरेक्टली घुसोगे, एग्जाम में जाके निकालोगे तो टाइम सेव करना है ना, यही टाइम आपको जो यहाँ सेव होगा वो आपको मैथ और रीजनिंग में देना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली देखो, मैथ में हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सही होगा भी नहीं होगा, या फिर रीजनिंग में तो वहाँ पे वो तो करना ही करना है, नहीं वाला तो सीन ही नहीं है, तब तो पास ही नहीं होना अगर मैथ रीजनिंग नहीं किया। बट कहने का मतलब कि कंप्रीहेंशन में हमारे पास सारी चीज़ें दी गई हैं, यहीं से क्वेश्चन निकालने, इसमें सिर्फ और सिर्फ कमांड होनी चाहिए, कमांड जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे PYQ उतनी ज़्यादा कमांड बढ़ती जाएगी, और आप सिर्फ रैशनल होकर सोचना है कि इसका आंसर ये क्यों है, इसका थीम ये क्यों बना। फंडामेंटली देयर इज a level of confidence that is associated with the company that is known to have the good corporate governance. The presence of an active group of independent director on the board contribute a great deal towards ensuring the confidence in the market. Active great independent director की बात करी उन्होंने, कोई गवर्नमेंट नहीं, रिप्रेजेंटेटिव, अगर नहीं भी पढ़ा था हमने तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट fundamentally there is a level of confidence, ये important है, there is a level of confidence that are associated with the company that is the known to be a corporate good governance। और good governance होगी हमारे पास तो level of confidence ज़्यादा रहेगा, अगर ज़्यादा रहेगा तो the presence of the active group of independent director on the board continue great deal towards ensuring the confidence in the market। corporate governance is known to be the one of the criteria that foreign institutional इन्वेस्टर, FII, एक होता है FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, इकोनॉमी में आप पढ़ोगे FDI और ये FII, ठीक है। चलिए छोड़िए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया दैट फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स आर इंक्रीजिंगली डिपेंडिंग ऑन व्हेन डिसाइडिंग ऑन विच कंपनीज टू इन्वेस्ट। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही डिसाइड करती है, क्राइटेरिया इनका कि भाई कौन सी कंपनी हमें इन्वेस्ट करेगी इंडिया में, या फिर कहीं भी ले लो, क्योंकि यहाँ पे इंडिया का जिक्र तो नहीं किया है ना, सिर्फ गुड गवर्नेंस लिखा है, इंडिया का तो जिक्र किया ही नहीं है। तो हमें अपने से हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये चीज़ें इंडिया में ही हैं, बट हो सकता है कहीं और हो ना, तो हमें सिर्फ ऑथर का व्यू लेना है। चलिए इन्होंने बोला कि भाई फंडामेंटली देयर इज अ कॉन्फिडेंस होगा,
और एक्टिव ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे अगर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगी। एक क्राइटेरिया इन्होंने बोला कि फॉरेन की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो ज़्यादा बढ़ती है अगर गुड गवर्नेंस होगी, एक वन ऑफ द क्राइटेरिया है। इट इज़ आल्सो नाउन टू बी हैव पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन टू द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी। इसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पड़ता है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बोला इसने कि इसका इन्फ्लुएंस गुड गवर्नेंस का एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पड़ता है शेयर, क्योंकि शेयर मार्केट होता क्या है, हर एक कंपनी के अपने अपने कोई ना कोई शेयर करते रहे। जैसे एनडीटीवी था अभी, उसके शेयर क्या किए, किसी किसी के पास थे। अब जैसे टाटा के पास, टाटा अडानी, टाटा के शेयर अलग अलग बंदों के पास है, ठीक है। जैसे जेके बैंक है, जेके बैंक इज़ अ प्राइवेट बैंक, लेकिन उसके शेयर्स जो है वो अलग अलग लोगों के पास है। कुछ शेयर होल्डर गवर्नमेंट के पास है, प्राइवेट के पास भी है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे जैसे एचडीएफसी बैंक है तो वो उसमें अलग अलग फॉरेन के बंदे भी उसमें इन्वेस्ट करेंगे, इंडिया के भी करेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे ऐसे में कुछ भी लिखा है ना फॉरेन ना इंडिया, हमें सिंपल बात करनी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात कर रहा है। तो ये वो बोल रहा है कि वो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। कौन कौन सा है, शेयर प्राइस ऑफ द वैल्यू के हैव अ क्लीन इमेज ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रंट कुड मेक आल्सो इट ईजियर फॉर द कंपनी टू सोर्स कैपिटल एट मोर रीजनेबल कास्ट। तो बैंक वाले भी उसको क्या है, वो रीजनेबल कास्ट पे पैसे दे देंगे। अब कोई बंदा फ्रॉडी निकलेगा तो फ्रॉडी से बेटर है ना, गुड गवर्नेंस वाले लोग जो होंगे वो एटलीस्ट बैंक वाले भी उन पे क्या करेंगे, यकीन करेंगे। समझाइए, तो क्लीन इमेज होगी इनकी, क्लीन इमेज, हैव अ क्लीन इमेज ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रंट कुड आल्सो बी मेड इजियर फॉर द कंपनी टू सोर्स कैपिटल एट मोर रीजनेबल कास्ट। अनफॉर्चुनेटली इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस often becomes the center of discussion only after the exposure of large scale। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस अनफॉर्चुनेटली बोल रहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफन बिकम द सेंटर ऑफ डिस्कशन ओनली आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ लार्ज स्कैम। अगर लार्ज स्कैम होते हैं देन ये न्यूज़ में आता है। तो अभी हमने क्या सीखा यहाँ पे, स्टार्टिंग में तो ये बोल रहा था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन ही बेसिकली बताई उसने बोला कि लॉ ऑफ लैंड को मानता है। दूसरी बात इसने बोला कि भाई जो इसको कंट्रोल कर रहा है उसको ये पता होना चाहिए भाई उसकी पर्सनल इनकम, ये पर्सनल और कॉर्पोरेट फंड जो है वो में कंट्रोल करना आना चाहिए। उसने ये नहीं बोला कि इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, उसने बोला कि उसको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि भाई पर्सनल कौन सा है, दूसरा कौन सा है। दूसरा पैराग्राफ में ये बोल रहा है कि भाई फंडामेंटली देयर इज अ कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आता है गुड गवर्नेंस सुन के भी। जैसे आप भी हैं, जैसे हम बोलते हैं कि भाई यहाँ इसका प्रोडक्ट अच्छा है, कोई भी चीज़ का आप लेते हैं तो आप क्या करेंगे, दिस इज द गुड गवर्नेंस, कहीं ना कहीं उस कंपनी की क्या होगी, गुड गवर्नेंस होगी, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ द एक्टिव ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये दूसरा कीवर्ड है। थर्ड हमारे पास आ गया कि भाई वन ऑफ द क्राइटेरिया जो है वो हमारे पास गुड गवर्नेंस इज द एफआईए इन्वेस्ट करेंगे। तो फोर्थ है भाई क्लीन इमेज रहेगी, और दूसरी बात है कि कंपनी बैंक वाले पैसे ईजी दे देंगे। ये चार हमारे पास कीवर्ड निकले। चलिए अब पैसेज में जाते हैं डायरेक्टली, तो आंसर दे देते हैं। इट इज़ अ वेरी ईजी वन है ये। According to the passage, which of the following is the major benefit of the corporate governance? क्या benefit है? Good corporate governance leads to increase in share in the price of the company. दूसरा बोला है कि company with good corporate governance always increases its business turnover rapidly. A company with good corporate governance always increases its business turnover rapidly. गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गुड पानी भी दे देना कल भैया, पानी। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द मेन क्राइटेरिया। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द मेन क्राइटेरिया फॉर द कंपनी विद, क्या था स्टार्टिंग से बोल देता हूं मैं। एक तो आपका आ गया हमारे पास गुड कॉर्पोरेट गवर्नमेंट, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस लीड्स टू इंक्रीज इन शेयर मार्केट। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस लीड टू इंक्रीज इन शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी, हो भी सकता है, होल्ड करते हैं इसको। कंपनी विद गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑलवेज की एक्सट्रीम वर्ड है, ऑलवेज इंक्रीजेस, क्योंकि
पैसेज में नहीं लिखा है कि ऑलवेज ऐसा होगा, ऑलवेज इंक्रीज इट्स बिजनेस टर्नओवर रैपिडली होगा, जल्दी जल्दी हो सकता है ना, गुड गवर्नेंस की वजह से हो सकता है कंपनी गुड गवर्नेंस से हो, बट रैपिडली उसका टर्नओवर नहीं इंक्रीज हो, क्या बात है बाद में हो जाके, तो डाउटफुल है, मे और मे नॉट बी, ठीक है। और ये मेंशन भी नहीं किया है। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द मेन क्राइटेरिया, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द मेन क्राइटेरिया बोला फॉर द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर व्हेन दे डिसाइड टू बाय अ कंपनी। तो इंपॉर्टेंट है कि एफडीआई या फिर बोलो एफडीआई बोलो या फिर एफआईआई, तो ये डिपेंड करेगा कि भाई किसी भी कंपनी की गुड गवर्नेंस अच्छी है, गुड गवर्नेंस है तो वह करे भाई, ये तो अच्छी बात है, ये तो आप ही मानेंगे कि ये ऐसे में लिखा है, सॉरी पैसेज में लिखा है, बट वहां पे क्या लिखा है, वहां पे लिखा है वन ऑफ द क्राइटेरिया, यहां लिखा है मेन क्राइटेरिया, यहां पे मेन क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए भाई। गुड गवर्नेंस, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या करेगी, देयर आर मेनी अदर फैक्टर फॉर द कंपनी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर कोई टेररिज्म वाला एरिया होगा, गुड गवर्नेंस क्या करेगी, जहां पे थ्रेट होगा, मंगोलिया सोमालिया जैसा देश होगा, बेशक किसी कंपनी गुड गवर्नेंस हो, बेशक उनकी ट्रांसपेरेंसी हो, वहां पे इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है, तो क्या करेगा, देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स फॉर द कंपनी टू ग्रो, ठीक है। एक मेन थिंकिंग भी सोचें। दूसरी बात, अब ये देखिए ना, पैसेज में मेंशन ही नहीं है, उसमें लिखा है कि भाई मेन क्राइटेरिया नहीं है, ये तो गलत है ना। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसने पैसेज में लिखा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर द फॉरेन, समझ गए, तो वन ऑफ क्राइटेरिया नॉट द मेन क्राइटेरिया, देयर आर मेनी अदर फैक्टर फॉर द कंपनी टू ग्रो एंड आल्सो। तो ये तो हमें क्लियर हो गया भाई कि थर्ड वाली स्टेटमेंट तो नहीं है, थर्ड वाली तो हमने निकाल दी, थर्ड वाली स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ द क्राइटेरिया बोल रहा है। थर्ड वाला गया तो ये थर्ड गया, ये भी थर्ड गया, ये भी थर्ड गया, तो पीछे बचा क्या, एक की बचा, दूसरा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी हमें। थर्ड वाला मेन क्राइटेरिया उड़ गया तो हमें आंसर निकालना था, जैसे भी निकल गया ना, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। और देखिए अगर आपने पैसेज को रीड अच्छे तरीके से करा है, पहले और दूसरे स्टेटमेंट में, इसमें फंस भी रहे हो आप। अब ये देखिए कि थर्ड अगर आपने दिमाग लगा के पैसे यूज करके, वहां पे वन ऑफ द क्राइटेरिया लिखा था, यहाँ पे मेन क्राइटेरिया बोला है, तो कीवर्ड पे फोकस करना है, यही पैसेज में सीखने की बात है। हर पैसेज में आप कुछ ना कुछ सीखोगे। वहां पे लिखा है वन ऑफ द क्राइटेरिया, यहाँ पे लिखा मेन क्राइटेरिया, यहाँ से गलत किया हमने, सीधे आंसर पे आ गए। अब तो मेरे को ये भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो मैं बोल रहा था फर्स्ट और सेकंड में क्या क्या चीजें थी, ये तो आपको क्लियर ही पता चल गया। चलिए थर्ड पैसेज जो है, बढ़ते हैं आगे थर्ड पैसेज की ओर। इसको मैं थोड़ी जल्दी पढ़ूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला था कल भी लेक्चर में कि आपके पास फोटोस्टेट कॉपी होनी चाहिए, ऑलरेडी पीडीएफ दी गई है, तो आई विल रीड वेरी क्विकली। चलिए माल न्यूट्रिशन पे है अगला पैसेज माल न्यूट्रिशन पे है। डू 2 टाइम रीडिंग्स, रिड्यूस द पैसेज इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द व्यू ऑफ ऑथर, व्यू ऑफ ऑथर अपना यूज नहीं करना है। लास्ट में हम कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं, रैशनल थिंकिंग यूज कर सकते हैं, लॉजिकल वे में सोच सकते हैं हम, बट एंड में ना अभी सिर्फ ऑथर का ही सुनो, जो ऑथर बोलना चाहता है सिर्फ उसी का सुनो, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन। बीच बीच में आप अपना दिमाग भी यूज कर सकते हैं, बट दिमाग यूज करना है जब सारे लेक्चर खत्म हो जाएंगे, फिर आपने दिमाग अपना ही यूज करना और किसका करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि माल न्यूट्रिशन मोस्ट कॉमनली ऑकर्स बिटवीन एज, माल न्यूट्रिशन पता है ना, माल न्यूट्रिशन किस में है, किस सिलेबस में आता है ये, GS1 में माल न्यूट्रिशन GS1 में ही आता है, GS2 में आता है। इशू ऑफ पॉवर्टी वगैरह सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। चलिए वो उधर आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन मेनली अभी यहाँ पे हमने देखना है कि माल न्यूट्रिशन मोस्ट कॉमनली ऑकर्स बिटवीन एज ऑफ 6 months एंड 2 years, 6 months से लेके 2 years तक बोला इसने, ये माल न्यूट्रिशन मोस्ट कॉमनली ऑकर, ये बोला इसने। दूसरा, दिस हैपन्स डिस्पाइट द चाइल्ड्स फूड रिक्वायरमेंट, दिस हैपन्स डिस्पाइट द चाइल्ड्स फूड रिक्वायरमेंट बीइंग लेस देन दैट ऑफ एन ओल्डर चाइल्ड,
माल न्यूट्रिशन इज ऑफन एट्रीब्यूटेड टू पॉवर्टी, बट इट हैज़ बीन फाउंड दैट, माल न्यूट्रिशन बोला जाता है कि एट्रीब्यूटेड टू द पॉवर्टी, गरीबी का, बट ये भी पाया गया है, इट हैज़ बीन फाउंड, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इवन इन हाउसहोल्ड्स वेयर अडल्ट ईट एडुकेट क्वांटिटी ऑफ फूड, more than 50% of the children under 5 do not consume enough food. समझ रहे हो, ये it is found that even in the households where adults eat adequate quantity of food, more than 50% of the children under 5 do not consume enough food. और ये पाया गया है कि भाई 50% से नीचे जनता जो है, बच्चे जो है 5 साल से नीचे, वो खाना कंज्यूम नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, कर तो सकते हैं, करते नहीं। द चाइल्ड्स डिपेंडेंस, अब क्यों वो छोटा है ना, 5 साल से बच्चा छोटा, उसको क्या पता है भाई पीना है, खाना है, क्या है, अपनी मस्ती में, उसको नहीं पता कि माल न्यूट्रिशन हो सकती है। अब देखिए, क्योंकि मदर जो है मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है, अगर नॉर्मल वे में आप सोचे, जो भी मदर काम कर रही है, हमारे जम्मू कश्मीर में तो बहुत कम होता है, क्योंकि पीछे पीछे वो बच्चा आगे जा होता ही है, रखा होता है, बट जैसे आप यूपी बिहार की एग्जांपल ले लें, तो वहाँ पे वो बच्चे उनके पड़े होते हैं रोड पे, खुद काम कर रही होती है बेचारी। तो ऐसा हमारा रूरल इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 68 पॉइंट कुछ परसेंट है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 70% हमारी आज भी जनरेशन कहाँ पे रहती है, रूरल एरिया में। अराउंड 30% ही हमारे पास अर्बन एरिया में रहते हैं लोग। आज भी रूरल एरिया, इंडिया जब भी देखना है, इंडिया की बात आती है तो रूरल एरिया की बात आती है। 70% जनता रूरल एरिया में रहती है, अर्बन में तो 30% है। तो वहाँ पे आज भी अगर देखेंगे कि उनके बच्चे कहीं हैं, पता नहीं दूध पिया नहीं पिया, वो बोल देते हैं क्या भाई छोटा कोई बच्चा होगा उससे बड़ा वाला होगा। जैसे आप एग्जांपल मानिए कि कोई 10 साल का बेटी होगी, बेटा होगा, वो उसको दे दिया भाई इस छोटे बच्चे को दूध पिला देना, उसने दूध उसको पिलाया या ना पिलाया ये तो क्लियर नहीं है ना। तो यही बोलने की पैसेज करने की बात कर रहे हैं, द चाइल्ड डिपेंडेंस ऑन समवन एल्स टू फीड हिम हर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द माल न्यूट्रिशन। तो ये वही बात आई कि वही एक रिस्पॉन्सिबल है, समझ रही हो। तो 50% जनता जो भूखी मर रही है वो बड़े जो उनसे बड़े वाले हैं ना, जो छोटे चुन्नू मुन्नू से जो बड़े वाले, ये चुन्नू मुन्नू से बड़े वाला जो चुन्नू मुन्नू है, माँ जो इनकी है, ये तो चलो बेचारी बोल की गई मदर कि दूध पिला देना, तो डिपेंडेंसी किस पे रही, ये बड़ा वाला जो 10 साल का है चुन्नू मुन्नू, इस पे डिपेंडेंसी रही। तो यही तो बोला गया कि डू नॉट कंज्यूम एनफ फूड। ऐसा नहीं कि घर पे फूड नहीं है, दूध नहीं है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोजन देते हैं ना छोटे बच्चों को, कौन सा बैक्टीरिया होता है इसमें, लैक्टोजन। जैसे मिल्क होता है, मिल्क से कर्ड में चेंज करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया होता है, ये JKPSI में क्वेश्चन पूछा था। लैक्टोजन दूध देते हैं आप, लैक्टो मीन्स मिल्क, शुगर, लैक्टोजन जो देते हैं बच्चों को, इसी से बना है लैक्टोबैसिलस। बैसिलस इज द टाइप ऑफ बैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलस is the bacteria which convert milk into curd, that is called the lactobacillus। ये GS के लिए इंपॉर्टेंट है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोजन जो बच्चों को देते हैं हम दूध, माँ अगर दूध नहीं दे पाती है तो मेन है कि इसकी डिपेंडेंसी किस पे रहेगी, बड़े भाई बहन पे, और ये छोटा वाला भाई बहन क्या हो गया, ऐसे रह गया। दिस लीड टू द माल न्यूट्रिशन। ये इसने बोला है दिस इज द प्राइमरली रीजन, ये बोला है ऑथर ने। आगे देखें, वेरी ऑफन इंपॉर्टेंट है लाइन, इसको अंडरस्टैंड करना। वेरी ऑफन द मदर इज वर्किंग एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फीडिंग द यंग चाइल्ड इज लेफ्ट टू एन ओल्डर सिबलिंग, ठीक है। इट इज देयर फॉर क्रूशियल इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज अवेयरनेस, इट इज देयर फॉर क्रूशियल या फिर इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज अवेयरनेस रिगार्डिंग द चाइल्ड्स फूड नीड्स एंड हाउ टू सेटिस्फाई देम। आथर का व्यू आपने समझ लिया होगा भाई क्या कहना चाहते हैं। पहले उसने स्टार्ट किया माल न्यूट्रिशन, फिर आ गया पोषण अभियान, जैसे हमारी एक स्कीम पढ़ रही है
पोषण अभियान एक स्कीम चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, पोषण 2.0। आंगनबाड़ी सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे बच्चे 6 साल तक 6 मंथ से लेके 6 ईयर तक जाते हैं। वहाँ पे उनको लैक्टोजन भी दी जाता है, वहाँ पे उनको खेलने खुलने के लिए भी काम दिया जाता है, और डाइट दी जाती है, न्यूट्रिशन दी जाती है। आपके आसपास भी होगा आंगनबाड़ी सेंटर्स, ठीक है। तो मेनली है वहाँ पे पोषण, ये माल न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए 0 से 6 ईयर्स में ये मेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है, वहीं से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि हमारी यूएनडीपी की रिपोर्ट भी देखिए, यूएनडीपी पे वहाँ पे पॉवर्टी इंडिया का रैंक कहाँ आ रहा है, माल न्यूट्रिशन की कमी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़िए, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट करिए, जीडीपी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट अगर देखेंगे तो माल न्यूट्रिशन की कमी आज भी इंडिया में बहुत सारी है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कमी तो होगी, लेकिन सरकार का क्या इनिशिएटिव है वो आपको पता होना चाहिए नॉर्मली वे में, वो है पोषण अभियान। क्या सीखी है? एक्स्ट्रा 2 चीज़ें मैंने बताई, क्या बताई? एक लैक्टोजन पता चला, आपको पता ही होगा आपको, लैक्टोजन बेसिलस मिल्क टू कर्ड चेंज करने वाला बैक्टीरिया। दूसरा ये पता चला कि पोषण अभियान स्कीम्स ये पूरा करिए माल न्यूट्रिशन को। और अगर कोई माता काम जा रही है तो बच्चा अपना उसने क्या करना, आंगनबाड़ी सेंटर में छोड़ देना है, आंगनबाड़ी सेंटर में छोड़ देना। उनका जो है उनके पास वर्कर होती हैं और हेल्पर होती हैं, वर्कर प्लस हेल्पर, ये आता है आईसीडीएस के अंडर, इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट, आईसीडीएस इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट, ऐसे पता नहीं क्या है, बट इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट स्टोर तो नहीं होगा, इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट आईसीडीएस, मतलब आंगनबाड़ी सेंटर जो आते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट के अंडर ही आते हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में उसमें आते हैं आईसीडीएस। अब उसकी डेफिनेशन में भूल गई, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, आई थिंक सो, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, चलो जो भी है। इसमें क्या है कि आंगनबाड़ी सेंटर में हेल्पर प्लस वर्कर होती हैं, यही हेल्पर का काम होता है बच्चों को घर से उठा के इधर लाना है और पोषण खिलाना है, ये माल न्यूट्रिशन की कमी को दूर करना। दिस इज द मेन मोटिव। पढ़ाना बाद की बात है, पढ़ाते भी उनको, बट पढ़ाना सेकेंडरी है, प्राइमरली है भाई प्राइमरली काम है कि वो इसको प्रोवाइड करें। फाइन, तो नेक्स्ट हमारे पास आया, चलिए पैसेज पढ़ते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू द पैसेज माल न्यूट्रिशन इन द चाइल्ड कैन बी रिड्यूस, कम हो सकती है। तो कैसे हो सकती है? इफ द चाइल्ड हैव रेगुलर इनटेक ऑफ फूड, तो होल्ड पे करते हैं। आफ्टर दे क्रॉस द एज ऑफ 5, तो ऐसा तो नहीं है, ये देखिए कि माल न्यूट्रिशन कमी हो जाएगी आफ्टर द एज ऑफ 5। यहाँ पे देखिए इट हैज़ बीन फाउंड दैट इवन द हाउस होल्ड वेयर द अडल्ट हैज बीन 50% चिल्ड्रन अंडर द 5 डू नॉट कंज्यूम इनफ फूड, तो माल न्यूट्रिशन तो उधर भी है, तो बी तो गया। इफ द फूड नीड्स ऑफ द यंग चिल्ड्रन आर नाउन, इफ द फूड नीड्स ऑफ यंगर चिल्ड्रन आर नाउन, तो ये लिखा तो है चाइल्ड्स फूड नीड्स एंड हाउ टू सेटिस्फाई इंक्रीज अवेयरनेस, बट ये भी हम नहीं बोल सकते। इफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फीडिंग यंगर चिल्ड्रन गिवन टू अडल्ट्स, तो दी है ना भाई, वो कहाँ खिला रहा है, ये तो होगा ही नहीं, यंगर ब्रदर तो भाई छोटे को तो खिलाते ही नहीं है, वो बड़ा वाले की वजह से तो छोटा भूखा रह रहा है, तो ये तो गया। तो कॉमन सेंस भी यूज करेंगे, तो आपने भी कभी सोचा होगा छोटा बच्चा भूखा है, मम्मा ने बोला कि भाई उनको दूध दे लेना, भूल गए, तो वही भूलने की बीमारी जो है वो ही यहाँ पे भी काम आएगी, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ए बी सी में से हमारे पास ए तो नहीं हुआ, बी तो नहीं हुआ क्योंकि ये पैसेज में ऑलरेडी लिखा है। दूसरा ये अवेयरनेस क्रूशियल, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यंग चिल्ड्रन को दी, तो यंग चिल्ड्रन तो भाई कमाल ही करते हैं, तो ये भी गया, ये भी गया, बचा ए और सी। इसमें से दोनों में से इसमें गलत क्या लग रहा है आपको?
इफ़ द, इसमें क्या लग रहा है आपको, इफ़ द चिल्ड्रन हैव अ रेगुलर इनटेक ऑफ फूड, रेगुलर मतलब हो गया पीरियाडिक, पीरियाडिक, पीरियाडिक। लेकिन यहाँ पे माल न्यूट्रिशन इन द चाइल्ड कैन बी रिड्यूस्ड, मतलब हो गया कि मेन प्रॉब्लम क्या है उसकी, वो हमने बतानी है। मेन प्रॉब्लम क्या है इसकी, रिड्यूस हो सकता है। तो इसका आंसर आएगा सी, सी इज द राइट आंसर। इफ द फूड नीड्स ऑफ यंगर चिल्ड्रन आर नाउन, इफ द फूड नीड्स, द फूड नीड्स ऑफ द यंगर चिल्ड्रन आर नाउन, तो ये बनेगा। क्योंकि ये देखिए ना, इधर क्या लिखा है कि इट इज़ फाउंड दैट हाउस होल्ड एडल्ट एडुकेट, खाने के लिए भी है फूड, तो ये तो हुआ नहीं ना। अगर खाने के लिए खाना भी दे रहे हैं लेकिन फिर भी हमें यंगर की नीड नहीं पता चल रही है। मोर देन 50% अंडर द फायर डू नॉट कंज्यूम अनफ फूड, तो ये है, तो अनफ फूड नहीं कर रहे हैं, तो ये है, ये लिखा है उसने। इसका आंसर हम यहाँ से दे सकते हैं। इट इज़ वेरी क्रूशियल टू इंक्रीज अवेयरनेस रिगार्डिंग द चाइल्ड्स फूड नीड एंड हाउ टू सेटिस्फाई देम, हाउ टू सेटिस्फाई देम एंड नीड क्या है, तो यही बोला है, यही इट इज़ वेरी क्रूशियल। पैसेज के एंड से क्वेश्चन निकला है ये आंसर। इफ द फूड नीड्स ऑफ द यंगर चिल्ड्रन आर नाउन, फाइन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9, पैसेज 3, पैसेज 3 का ही क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। व्हाट इज द टाइम? चलो कोई बात नहीं, 9 पढ़िए, 9 का आंसर सोचिए। अकॉर्डिंग टू ऑथर poverty is, sorry, according to author poverty is not the main cause of malnutrition but the fact, इंपॉर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू ऑथर पॉवर्टी जो है वो एक रीज़न, मेन रीज़न नहीं है। भाई कीवर्ड सुनना है आपने, मैंने पहले ही बोला था वन, इस पैसे में पहले भी हमारे पास है कि वन ऑफ द, यहाँ पे लिखा है मेन काज नहीं है पॉवर्टी, और भी फैक्ट है, तो और कौन सा फैक्ट है वो देखना हमने। टेकिंग केयर ऑफ यंगर वंस इज नॉट अ प्रायोरिटी ऑफ वर्किंग मदर्स, तो ये तो सीधी एक्सट्रीम टर्म लिख रहा है कि भाई उस क्या लिख रहा है ये, टेकिंग केयर ऑफ यंगर वंस, जो बच्चे हैं वो माँ की प्रायोरिटी नहीं होती है, ऐसा हो सकता है? प्रायोरिटी नहीं हो सकता ना, वो वर्किंग में हो, तो वर्किंग मदर की प्रायोरिटी तो होती है। बच्चा कौन छोड़ के जाती है? कोई माँ बच्चा छोड़ के जाती है? वो तो मजबूरी होती है उनकी। तो दिस इज रॉन्ग, कॉमन सेंस में भी और पैसेज में भी ऐसा नहीं लिखा होगा। तो ये हमेशा याद रखना है कि सोशल इशू में बहुत ध्यान से होकर रहना पड़ता है, सीधा एलिमिनेट। अवेयरनेस ऑफ न्यूट्रिशनल नीड्स इज नॉट प्रोपागेटेड, ये इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस, देखिए यहाँ पे दिमाग कॉमन सेंस वाला कैसे आएगा। अवेयरनेस ऑफ न्यूट्रिशनल नीड्स इज नॉट प्रोपागेटेड बाय द पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी। पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी PHC जो बने होते हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर, वो या फिर आंगनबाड़ी सेंटर ही लेके चलो आप, वो तो पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी में नहीं है, बट स्टिल मदर, लैक्टेटिंग मदर होती हैं, प्रेग्नेंट मदर होती हैं, लैक्टेटिंग मदर होती हैं, कहीं ना कहीं आशा वर्कर होती हैं, आशा वर्कर होती हैं। बट जब प्रेग्नेंट लेडीज़ बच्चे को जन्म देती हैं, आशा वर्कर का रोल नज़र आता है, आंगनबाड़ी सेंटर का रोल नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है बच्चों की। और आशा वर्कर का मेन है कि हॉस्पिटल तक उसको ले जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम्स भी है ना। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है थ्रू आंगनबाड़ी सेंटर्स। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि आशा वर्कर जो है उनका मेन कंसर्न है कि उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाए। अगर हॉस्पिटल तक पहुंचा रही हैं तो गवर्नमेंट उनको पैसा देती है प्रेग्नेंट मदर को जब वो बच्चा देते हैं। इस स्कीम में आगे पढ़ेंगे हम, गवर्नमेंट स्कीम जब पढ़ेंगे हम, गवर्नमेंट स्कीम पैसा देती है। तो अगर अवेयरनेस पब्लिक हेल्थ सेंटर प्रोपागेट नहीं कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं, तो पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी का जिक्र ही नहीं हुआ है पैसेज में, तो हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं ना, क्योंकि पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी का जिक्र नहीं हुआ है पैसेज में।
आंगनबाड़ी सेंटर भी तो मैंने खुद लाया ताकि आपको पता हो पोषण अभियान स्कीम पढ़नी है आपने, और लैक्टेटिंग मदर के लिए और प्रेग्नेंटिव मदर के लिए जब आप लिखोगे कि हिमाल न्यूट्रिशन में, तो सारी चीज़ें लिखनी है मेंस में, तो तब आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। सरकार कैसे प्रेग्नेंट मदर और लैक्टेटिंग मदर तक पहुंच रही है, किसके थ्रू कैसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, वो चीज़ें तो आपने लिखनी है मेंस में, अलग से पता होना चाहिए। चलिए, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, क्यों नहीं था? नॉट प्रोपगेटेड। आइडली होता अगर ये लिखा जाता कि अवेयरनेस ऑफ न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन इफेक्टिवली नॉट प्रोपगेटेड बाय द पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी, तो फिर हम बोल सकते थे कि ये सही है कि इफेक्टिवली जो है वो प्रोपगेट नहीं किया जाता। फिर हम इसको सही करते कि अवेयरनेस ऑफ न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन इफेक्टिवली इज नॉट प्रोपगेटेड बाय द पब्लिक अथॉरिटी। लेकिन यहाँ पे एक्सट्रीम टर्म दे दी कि वहाँ पे होता ही नहीं, प्रोपगेट ही नहीं होता। बट होता क्यों नहीं? देखो, पब्लिक हेल्थ सेंटर वाले वो बोलते हैं इंसुलिन ले लो, और आती ना इंसुलिन नहीं, वो टीका लगवा लो, टीका लगा लो, एम्बुलेंस वगैरह घूमती रहती हैं पब्लिक हेल्थ सेंटर की, या फिर और भी चीज़ें हैं, पोषण अभियान से बचें। जम्मू कश्मीर में पोस्टर लगे होते हैं अलग अलग जगह, तो अवेयरनेस तो की जाती है। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है कि इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकती, वो एक रीज़न हो सकता। अगर आता कि अवेयरनेस ऑफ न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन इफेक्टिवली नॉट, हमेशा याद रखना जब भी आपने लिखना है डायरेक्टली एक्सट्रीम वर्ड्स यूज़ नहीं करने। मेंस में भी आप लिख सकते हैं कि इफेक्टिवली नॉट इम्प्लीमेंटेड। यहाँ से हमने मेंस आंसर राइटिंग भी सीखा कि जब भी आपने कहीं लिखना है, जब भी आप क्रिटिसाइज कर रहे हो तो किस तरीके से करना है। ये नहीं लिखना है भाई गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू। अब लिखिए गवर्नमेंट पॉलिसीज आर नॉट इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड। ये सीखा हमने यहाँ से मेंस आंसर राइटिंग के लिए। नॉट इम्प्लीमेंटेड नहीं, नॉट इम्प्लीमेंटेड तो लिखना ही नहीं भाई, कहीं भी नहीं लिखना, मेंस में भी लिखना है। आप एक और चीज सीख रहे हो, देखियो यूपीएससी के पैसेज हैं और पैसेज आपको मेंस का आंसर राइटिंग सिखा रहे हैं कि वन लाइनर। देखिए इतना बड़ा पैसेज बताया है, उसका अपने टाइटल निकालना है, थीम निकालना है, एक तरीके का आप बता रहे हो कि भाई इतना सारा देख के भी आपने मेन लाइन उठानी है। मेंस में 150 वर्ड्स लिखने ना, आप GS 1 2 3 में जब लिखते हैं 150 वर्ड 250 वर्ड्स, तो मेन पॉइंट लाइन लिखने। और ये भी सीख रहे हो आप कि भाई डायरेक्ट क्रिटिसाइज नहीं करना है। अगर अवेयरनेस ऑफ न्यूट्रिशनल नीड इज नॉट प्रोपगेटेड बाय द पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी, दिस इज द, वैसे भी कॉमनली दिस इज नॉट, सही नहीं है। अगर इसको आप इस तरीके से लिखते, अवेयरनेस ऑफ न्यूट्रिशनल नीड्स इज ऑफ द चिल्ड्रन इज नॉट इफेक्टिवली प्रोपगेटेड या नॉट इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड, तो तब बात कोई और थी, तब इसको हम टिक करते। लेकिन अभी के लिए नीदर 1 नॉट 2 इज द राइट आंसर। चलिए अगला पैसेज। तो मेंस में भी ऐसे ही लिखना होता है, बात बोल भी देनी है, लेकिन किस तरीके से बोलनी है कि इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड नहीं है। समझ रहे हो ना, बात बोल देनी। हमने वही बात बोली कि भाई अवेयरनेस न्यूट्रिशनल नीड नहीं है, एक वे ऑफ कहने का एक तरीका है ना। मेंस आंसर राइटिंग भी ये कहने का तरीका है, लिखनी हमने यही लाइन है, लेकिन हमने किस तरीके से लिखनी है यही मैटर करता है। सबको पता है कि अवेयरनेस ऑफ न्यूट्रिशनल नीड इज नॉट प्रोपगेटेड बाय पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी, लेकिन हम ये लिखेंगे भाई अवेयरनेस ऑफ न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन नॉट इफेक्टिवली ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इफेक्टिवली या फिर नॉट इंप्लीमेंटेड। चलिए पैसेज नंबर 4, पैसेज नंबर 4 हमारे पास, चलिए अगला जो भी है इसका आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी, नीदर 1 नॉट 2। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, पैसेज नंबर 4, पैसेज 4, दिस इज द लास्ट पैसेज। इसके बाद वाले पैसेज आपने खुद प्रैक्टिस करने, ठीक है। फिर हम जाएंगे PDF दूसरी सेट 2, PDF 2 लिखा होगा उस पर, PDF 2 लिखा होगा, सेट 2 नहीं, क्योंकि सेट तो बहुत सारे आ जाएंगे। PDF 2 लिखा होगा उस पर,
अपलोड हो जाएगी आज, वो प्रैक्टिस करनी है आपने। चलिए, अ नंबर ऑफ एम्पेरिकल स्टडीज फाइंड दैट फार्मर्स आर रिस्क अवर्स दो ऑनली मॉडरेटली इन मेनी केसेस। तो फार्मर पे है, चलिए समझ गए हम कि फार्मर पे कोई क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। चलिए, क्या मजबूरी है फार्मर की देख लेते हैं। मेंबर ऑफ एम्पेरिकल स्टडीज फाइंड दैट फार्मर्स आर एट रिस्क अवर्स दो ऑनली moderately in many cases. There is also evidence to show that farmers' risk aversion results in cropping pattern and input use designed to reduce risk rather than to maximize income. चलिए, farmers adopt a number of strategy to manage and cope with agricultural risk. ठीक है, these include practices like crop and field diversifications, non-farm employment, storage of stocks, strategic migration of family members. There are also institutions ranging from shared tenancy to kinship, extended family, and informal credit agencies. One major obstacle to risk sharing by the farmer is that the same type of risk can be affected by large number of farmers in the regions. Empirical studies show that traditional method is not adequate keyword. Hence, there is a need for the policy intervention, especially measure that cut the geographical regions. तो यहाँ से हमने ये सीखा भाई, किसान को, फार्मर को दिक्कत आ रही है, उस पर पैसे है, और लास्ट में हमने देखा भाई ट्रेडिशनल मेथड सही नहीं है, ठीक है। ये सीखा हमने, मेन ऑब्स्टेकल। पॉलिसीज में एम एट टैकलिंग एग्रीकल्चर रिस्क, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पैराग्राफ, policies may aim at tackling agricultural risk directly or indirectly. Example of risk specific policies, crop insurance, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है ना अभी भी, प्राइम मिनिस्टर कुछ पता नहीं क्या थी वो, लेकिन क्रॉप इंश्योरेंस है, क्रॉप इंश्योरेंस के लिए। प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम भी है, एमएसपी चलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप पढ़ेंगे GS3 में। Price stabilization and development of the varieties resistant to the pests and disease. Policies which affect risk indirectly are irrigation, subsidized credit, and access to information. No single important line है, no single risk specific policy is sufficient to reduce risk and is without side effect, whereas policies do not specific to risk influence the general situation and affect risk only indirectly. Crop insurance as a policy measure to take agricultural risk directly deserves careful consideration in the Indian context and in many other developing country because the majority of the farmers depend on the rain-fed agriculture and many areas yield variability is the predominant cause of income instability. कितना लंबा पैसेज। चलिए, मेन हमारे पास क्या आई भाई, फार्मर की मजबूरी बताई है आथर ने, फार्मर की मजबूरी बताई है। अब 2 बार आपने पढ़ना, पैसे मैंने नहीं पढ़ना है, मैं डायरेक्टली आंसर दे रहा हूँ इसका। फार्मर की मजबूरी बताई है, तो उसमें बोला है कि भाई उनकी जितनी इनकम है, ठीक है, उस पर रिस्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए आप इंडिया में कितने सारे फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, फार्मर सुसाइड करते हैं पंजाब में, यूपी में, ठीक है। यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन भी है, यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है फार्मर सुसाइड पे। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भाई देयर इज सर्टन रिस्क। हमारे जम्मू कश्मीर में तो इतना फार्मर सिर्फ कश्मीर में है, वो एप्पल की फसल जिनके पास होती है, तो वो अगर कभी कभी कुछ दिक्कत हो जाती है तो वहाँ पे किसान को दिक्कत होती है। लेकिन नॉर्मली हमारे पास जम्मू कश्मीर में तो RS पूरा वाला एरिया है, राइस वाला, तो मेजरली हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए तो कुछ भी नहीं है कुछ। एप्पल ही एक्सपोर्ट करते हैं हम, सैफरॉन है तो सैफरॉन की कल्टीवेशन तो अलग से आ गया। सैफरॉन कल्टीवेशन आल्सो कॉल्ड एज ZEST कल्टीवेशन। पेम्पोर में सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होती है, पेम्पोर पुलवामा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पेम्पोर इज इन द पुलवामा ना, तो शोफिया में, पुलवामा में शायद। चलिए ये आप देख लेना, आप पुलवामा जो शोफिया वगैरह। पेम्पोर
में सैफरॉन की कल्टीवेशन ज़्यादा होती है। और फार्मर के रिलेटेड आपको एमएसपी पता होना चाहिए। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस 23-24 क्रॉप्स के लिए दिया जाता है सीपी के द्वारा। ये कमेटी रिकमेंडेशन के, ये कमेटी रिकमेंडेशन करती है एमएसपी। और क्या है, और मेन ये था कि भाई फार्मर जो है रिस्क पे है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी हैं, क्रॉप इंश्योरेंस भी है, तो मेनली फार्मर की दिक्कत बता रहा है पैसे में। ठीक है, फार्मर की रिस्क, क्रॉप, ये डिस्कस किया उसने, पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की। ठीक है, और मेजरली प्रॉब्लम बताई हैं, फार्मर की प्रॉब्लम्स बताई हैं। लेट अस रीड क्वेश्चन, क्या पता हमारे क्वेश्चन जो है वो इजीली निकल जाए। ठीक है, चलिए दिस इज द लास्ट पैसेज, पैसेज नंबर 4। इसके बाद वाले पैसेज जो हैं आपको खुद सॉल्व करने हैं। आई विल इन द नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 आई विल डिस्कस द PDF सेकंड जो आज अपलोड हो जाएगी। अब बाद में लेक्चर देख रहे होंगे तब तक तो अपलोड हो चुकी होगी। जो कंटिन्यूसली लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए, जो बाद में लेक्चर देखेंगे उनके लिए तो भाई PDF क्या पता आप लेक्चर देखें जब कोर्स हमारा ख़त्म हो रहा हो, तो तब तक तो अपलोड हो ही चुका होगा। ठीक है, बट जो है लाइव में रेगुलरली एस्पिरेंट्स देख रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं कि भाई अपलोड हो जाएगी कुछ टाइम के लिए। पर जिनने लास्ट में कोर्स लिया होगा, लेट लिया होगा, तो उनके लिए तो ऑलरेडी सब कुछ बनाया मटेरियल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द नीड ऑफ पॉलिसी इंटरवेंशन टू मिटिगेट रिस्क इन एग्रीकल्चर इज बिकॉज। तो मेन रीज़न बताना है कि भाई पॉलिसी इंटरवेंशन टू मिटिगेट द रिस्क इन एग्रीकल्चर इज बिकॉज फार्मर आर एक्सटर्नली रिस्क अवर्स। एक्सटर्नली इज इटसेल्फ इज अ एक्सट्रीम टर्म। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि भाई पूरा ही रिस्क पे चल रहे हैं फार्मर, बट सम टाइम जब कहीं ना कहीं एल निनो आ जाता है, ला निनो आ जाता है, बारिश कम होती है, बारिश ज़्यादा होती है, तब दिक्कत आती मेनली। ए इज मेरे अकॉर्डिंग एक्सट्रीम ऑप्शन है। फार्मर डू नॉट नो हाउ टू मिटिगेट रिस्क। तो ऐसा तो है ही नहीं भाई, फार्मर को पता ही नहीं कि मिटिगेट रिस्क कैसे मिटिगेट करना है। ये तो गलत बात है। दूसरा भी गलत है, फार्मर को सारा पता होता है, गवर्नमेंट को भी बेवकूफ़ बना देती है फार्मर। चलिए वैसे नहीं बोलते, फार्मर हैं जाए किसान। जाए किसान नारा किसने लगाया था बताओ? जाए किसान किसने बोला था? पता होना चाहिए आपको। जाए किसान मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, किसान हैं तो हम हैं। ठीक है, गवर्नमेंट भी तो किसान से, हम खा रहे हैं तो सब कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, सरकारें जितनी भी हैं, अनाज है तो सब कुछ है ना। फार्मर काम कर रहे हैं तो तभी तो चीज़ें पहुंच रही हैं। फार्मर नहीं हो तो देश कैसे चलेगा? ये जो हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, इम्पोर्ट कैसे चलेगा? सारा फार्मर ही है सब कुछ। हमारी इंडिया में तो चलो फिर भी फार्मर की बेचारे की हालत बड़ी ख़राब है। फार्म में चले जाओ, कनाडा में चले जाओ, कनाडा में उनके बिजनेस पता कितने फार्मर, वहाँ थोड़ी लोग पढ़ते हैं हमारी तरह। कोई UPSC की तैयारी कर रहा हो, KS की तैयारी कर रहा है, कोई और आगे पीछे की तैयारी कर रहा है। वहाँ पे फार्मर फॉर्म बिजनेस लगाया हुआ, अपने मज़े से चल रहे हैं। कश्मीर में चले जाओ, एप्पल मज़े से एप्पल की खेती की, खुला बिजनेस है। स्टिल बच्चे पढ़ते हैं, KS की तैयारी करते हैं, UPSC की तैयारी करते हैं, निकलते हैं। ठीक है, बट ये है कि मेजरली मेरा कहने का मतलब है कि फार्मर, मैंने ऐसे लाइटली बोला कि भाई फार्मर और गवर्नमेंट, फार्मर इज द मेन, गवर्नमेंट बाद में। गवर्नमेंट सरकारें आएंगी जाएंगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या बोला था 1999 में जब सरकार गिरी थी उनकी, अटल बिहारी वाजपेयी पे, उन्होंने बोला सरकारें आएंगी जाएंगी, देश की अखंडता, एक और कुछ लाइन बोली थी, भूल गई। सरकारें आएंगी जाएंगी बट देश की अखंडता रहनी चाहिए। ठीक है, कुछ लाइनें बड़ी फेमस लाइन है। वही बात है, फार्मर हमारे रहने चाहिए, सरकारें आएंगी जाएंगी,
दिस इज द एक्सट्रीमली खत्म। फार्मर डू नॉट नाउ हाउ टू मिटिगेट द रिस्क, भाई उनको पता होता है। द मेथड अडॉप्टेड बाय द फार्मर एंड एग्जिस्टिंग रिस्क शेयरिंग इंस्टीट्यूशन आर नॉट एडुकेट, तो ये पता नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स डिपेंड ऑन रेन फेड एग्रीकल्चर, दिस इज द मेन रिस्क, थोड़ी मिटिगेट रिस्क इन एग्रीकल्चर। तो आंसर क्या होगा इसका 10 का? टेन का सी आंसर, 10 का सी आंसर। ये तो लिखा है रेन फेड एग्रीकल्चर है, डिपेंडेंट है, लेकिन और भी तो फैक्टर है, फैक्टर और भी तो इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। द मेथड अडॉप्टेड बाय द फार्मर एंड एग्जिस्टिंग रिस्क शेयरिंग इंस्टीट्यूशंस आर नॉट एडुकेट, बस ये इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन एमर्जेस फ्रॉम द अबव पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन एमर्जेस, तो ऑब्जर्वेशन क्या है पूरे पैसेज में से? वन कैन आइडेंटिफाई सिंगल पॉलिसी दैट कैन रिड्यूस रिस्क विदाउट साइड इफेक्ट, वन कैन आइडेंटिफाई सिंगल पॉलिसी, तो भाई सिंगल पॉलिसी तो है ही नहीं। इधर देखिए, वेयर इज पॉलिसी इज नॉट स्पेसिफिक टू रिस्क, या फिर कोई और वो पॉलिसी सफिशिएंट ही नहीं है, तो ये तो पहला ही है, गलत हो गया। कोई एक पॉलिसी तो आएगी नहीं, बहुत सारी पॉलिसी लानी पड़ेगी गवर्नमेंट को रिस्क इफेक्ट करने के लिए। अब एक कल को पेस्टिसाइड कोई आ गया, पेस्ट आ गया कोई, तो पेस्टिसाइड गवर्नमेंट को फ्री देना पड़ेगा, यूरिया सब्सिडी देनी पड़ेगी। कल को कोई एल निनो ला निना आ गया, एल निनो ला निना ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल निनो ला निना, ठीक है। तो कोई ड्राट आ गया, तो दिक्कत वहां भी है ना, खाली एक पॉलिसी से तो काम चलेगा नहीं, तो पहला वाला तो गया। जनरल वे में बोल रहा हूँ, अगर दिमाग लगा के भी सोचें आप, पैसे से भी निकल जाएगा, बट ये तो गया। नो सिंगल रिस्क स्पेसिफिक पॉलिसी सफिशिएंट टू रिड्यूस एग्रीकल्चर रिस्क, नॉट स्पेसिफिक पॉलिसी, नॉट स्पेसिफिक, तो वो ये भी गया। पॉलिसी विच अफेक्ट रिस्क इनडायरेक्टली कैन एलिमिनेट इट, एलिमिनेट तो ऑलरेडी कोई भी चीज़ जब आए ना कि हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो एलिमिनेट कभी भी नहीं हो सकता कुछ भी, तो ये तो गया। तो ये है गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन कैन मिटिगेट एग्रीकल्चर रिस्क कंप्लीटली, तो ये भी तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, कंप्लीटली थोड़ी कर सकता है, ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। इसका मतलब हो गया आंसर हमें दोबारा से देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन कैन मिटिगेट एग्रीकल्चर रिस्क कंप्लीटली, एक्सट्रीम टर्म है एलिमिनेट, एक्सट्रीम टर्म है नॉट सिंगल पॉलिसी, एक्सट्रीम टर्म है सिंगल पॉलिसी, एक्सट्रीम टर्म है। कंप्लीटली गवर्नमेंट की पॉलिसी इंटरवेंशन मिटिगेट कर सकती है, दिस इज इनवैलिड, ठीक है। चलिए और क्या हो सकती है फिर, ये तो एक्सट्रीम टर्म है, ये तो कट ही जाएगा, क्योंकि पॉलिसीज विच अफेक्ट रिस्क इनडायरेक्टली कैन एलिमिनेट इट, तो वो तो है ही नहीं। गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन कैन मिटिगेट एग्रीकल्चर रिस्क कंप्लीटली, तो खाली गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती कंप्लीटली, वो भी इनवैलिड है, तो ये और ये तो नहीं हो सकते। चलिए अब ए और बी का दोबारा से देखना पड़ेगा, ये दोनों नहीं है। अब ए और बी, वन कैन आइडेंटिफाई अ सिंगल पॉलिसी दैट कैन रिड्यूस रिस्क विदाउट एनी साइड इफेक्ट, सिंगल पॉलिसी विदाउट साइड इफेक्ट के, ये भी तो मुश्किल है। नो सिंगल रिस्क स्पेसिफिक पॉलिसी इज सफिशिएंट टू रिड्यूस एग्रीकल्चर रिस्क, ये सही है। नो सिंगल, बहुत सारी पॉलिसी चाहिए, इसका मतलब हो गया, इस लाइन का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे लिखना वेरियस पॉलिसीज नॉट स्पेसिफिक टू रिस्क इन्फ्लुएंस जनरल इशू में इनडायरेक्टली, और नॉट स्पेसिफिक, ये सारी लाइनें लिखी गई हैं पैसेज में, तो दिस इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। इसका बी आंसर 11 का, 10 का आंसर था सी, ठीक है। ये थे हमारे पास पैसेज जो हमने ट्राई की पढ़ने की, दिस इज वाज द लर्निंग स्टेज। अभी तक फर्स्ट पीडीएफ जो शेयर हुई थी उस पर लिखा था क्लास वन जिस पे लिखा था वो तुम्हारी फर्स्ट पीडीएफ थी, एक्चुअल में उस पर लिख लेना आपने पीडीएफ 1। अब पीडीएफ 2 प्रोवाइड की जाएगी आपको, जो लेक्चर नंबर 5 से आगे चलेगी। लेक्चर नंबर 5 में दूसरी पीडीएफ अपलोड होगी, उस पर लिखा होगा पीडीएफ नंबर 2,
ओके फाइन, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए अच्छे से। ये देखो ऐप नहीं चल रही है, इसलिए लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ा। चलिए बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, अभी लेक्चर दूसरा लेना।